अनवर बेग साहब, कंट्रोल लाइन पर अमन की बात करना क्या वाकई बैरूनी दबाव है और किसी वक्त पर जाकर भारत 5 अगस्त का इक़दाम भी वापस ले सकता है? नहीं जी, 5 अगस्त का तो वो वापस नहीं लेंगे। इंडिया का हमेशा से उसकी जो वो चांकिया की पॉलिसी ना, फॉरेन पॉलिसी, वो उसको अडॉप्ट किया हुआ कि वो धोखा देते हैं, वक्त आने पे अपना टाइम निकलवाते हैं और फिर वो काम निकलवाते हैं। शायद ये कश्मीर सेल आउट करने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान खास तौर पे हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इज वेरी वीक, वी ऑल नो इट एंड इट्स अ फैक्ट, एन ओपन फैक्ट। हमें चाहिए कि हम अपने लाइन ऑफ कंट्रोल को कंट्रोल रखें, इंडिया को कुछ दोस्तों से बिहाइंड द सीन समझाएं, और हमें चाहिए कि हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करें। जब तक आपके पास सही इकोनॉमी नहीं होगी, आप ना किसी से लड़ सकते हैं, ना किसी से आंखों में आंखें डाल के देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब पिछले कुछ समय से मतलब कुछ 2-3 सालों से सीज फायर चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। पहले क्या था, एलओसी मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल पर कई बारी गोलीबारियां चलती थी, लेकिन अब पाकिस्तान ना ही पाकिस्तान करता है ना ही इंडिया करता है और शांति है। वो उसका रिजल्ट ये है कि जो दोनों तरफ के लोग मरते थे, मतलब यहाँ पर मैं सोल्जर्स की बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पर सब कुछ स्टॉप हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि क्या ऐसी चीज़ें कर क्योंकि इसमें इनिशिएटिव इंडिया ने लिया था और अच्छी चीज़ों में इनिशिएटिव लेने चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तान को ये लगता है कि 370 और 35 से जो इंडिया ने हटाया था, क्या ऐसा हो सकता है कि भाई इंडिया जो है वो ये सारी चीज़ें जो है उसको फिर से इम्प्लीमेंट कर दे। और यहाँ पर उन्हीं के पैनल में जवाब मिल रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 370 35 से कुछ भी नहीं री इम्प्लीमेंट होने वाला। चाहे इमरान खान आ जाए, चाहे नवाज शरीफ आ जाए, चाहे नवाज शरीफ का भाई आ जाए, चाहे वो बिलावल भुट्टो आ जाए, कोई भी यहाँ पर प्रधानमंत्री बनता है आने वाले दिनों में, ये 370 और 35 से का कुछ होने नहीं वाला, ये लिख के रख लो। और ऐसा मैं नहीं, पाकिस्तान के पैनलिस्ट ही पाकिस्तानी मीडिया में बोल रहे हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। अनवर बेग साहब, कंट्रोल लाइन पर अमन की बात करना क्या वाकई बैरूनी दबाव है और किसी वक्त पर जाकर भारत 5 अगस्त का इक़दाम भी वापस ले सकता है या कुछ और है ये? नहीं जी, 5 अगस्त का तो वो वापस नहीं लेंगे। देखिए, वी आर बोथ न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि आज दुनिया के अंदर ये मिसाइल और ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का दौर खत्म हो गया है। आजकल चल रही है दुनिया में इकोनॉमिक वॉर्स। आप देखिए, चाइना और अमेरिका को, वो अगर एक दूसरे को बम करना चाहते हैं 2 मिनट का काम है, बट उनकी लड़ाई वहां नहीं है, उनकी लड़ाई है इकोनॉमिक। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान खास तौर पे हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इज वेरी वीक, वी ऑल नो इट and it's a fact, an open fact। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का एक स्टांस था, उससे हटकर बात हुई है। लेकिन जो PMLN एज अ पार्टी और आपकी जो हुकूमत भी थी, आप लोग भारत के साथ जो तमाम मामला थे अमन के की आपकी ख्वाहिश थी उसको हल करने के लिए। तो क्या आप समझते हैं कि इस स्टेज के ऊपर पाकिस्तान और भारत को अपना जो डायलॉग है उसको जारी रखना चाहे भारत जो है वो 370 वाली जो एक आर्टिकल में जो शिक है उसको दोबारा वो रिस्टोर ना भी करे? जी नहीं, मेरे ख्याल में जब तक हिंदुस्तान की तरफ से कोई सीरियस कंसेशन नहीं होती अमन के लिए, तब तक गुफ्तगू की तो ऑफर भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अब हमने नरेंद्र मोदी के अब 7वां साल। लेकिन खान साहब, यहाँ पे तो सारे मामला ही तकरीबन तय पा गए हैं। हमने बात भी की है, हमने सीज फायर के ऊपर हमने उनसे एक किस्म की अंडरस्टैंडिंग भी कर ली, तो हम कैसे कह सकते हैं कि गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए? जी देखिए, यही तो बात है कि हर गुफ्तगू जो हम करते हैं बगैर कश्मीर के ऊपर हिंदुस्तान की तरफ से कोई भी स्टेप बैक लिए हुए, इसका मतलब यह है कि हमने उस तसल्लुत को टैसिटली एक्सेप्ट कर लिया है और उसको हम स्टेटस को हम मानने के लिए तैयार हो गए। हम ये ला कहते रहे कि नहीं जी, हम जो है वो हम मानते और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान, लेकिन जब हम आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ बढ़ेंगे कि हम मुज़ाकरात भी करेंगे, हम सीज फायर भी करेंगे, हम जो है वो हिंदुस्तान के तसल्लुत के बावजूद उसको सिक्योरिटी काउंसिल का वोट भी देंगे, हम जो है वो कुलभूषण के लिए ऑर्डिनेंस भी करेंगे, तो एक सेंस दुनिया में डेफिनेटली जा रही है कि पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर पर हिंदुस्तान का तसल्लुत एक्सेप्ट कर लिया है
और अब जो हमने पिछले दिनों में जो पेशरफ पाकिस्तान के अंदर देखी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से और आजाद कश्मीर के हवाले से भी, उससे यही है कि जी गालिबन कश्मीर का जो मसला है उसका एक गैर अक़वाम मुत्तहिदा हल जो है हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि मुस्लिम लीग नून को काबिल कबूल नहीं। मतलब ये तो आप बहुत बड़ी एक किस्म का इल्जाम लगा रहे हैं कि शायद ये कश्मीर सेल आउट करने की बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, आप जाहिर है कि जितना भी हमने आपसे सवाल किया आप इत्तेफाक नहीं करते जो भी मौजूदा गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अगर पीएमएलएन की हुकूमत या इस वक्त पीएमएलएन बरसरे इक्तदार होती और ये आर्टिकल जो 370 है इसका खात्मा होता, तो आप क्या स्टेप लेते, क्या करते, आप क्या एंगेज ना करते, क्या आपके पास ऑप्शंस होते? जी, हमारे पास ऑप्शन सबसे बड़ा तो जो हमें एक विगरस मुतहर्रक सफारतकारी करनी चाहिए थी, हम वो करते ना जो इन्होंने नहीं की। इनको कम से कम 1.25 साल लगा, बल्कि गालिबन 1.5 साल लगा ओआईसी से कुछ अल्फाज निकलवाने के लिए अपने हक में। और अभी भी जो एक्चुअल इशू है कि हिंदुस्तान काबिज है गैर कानूनी तौर पर जम्मू कश्मीर में, उस कब्जे के खिलाफ हम एक लफ्ज भी पूरी दुनिया से कॉन्डेमनेशन में हासिल नहीं कर पाए। हमें चाहिए कि हम अपने लाइन ऑफ कंट्रोल को कंट्रोल रखें, इंडिया को कुछ दोस्तों से बिहाइंड द सीन समझाएं, और हमें चाहिए कि हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें। जब तक आपके पास सही इकोनॉमी नहीं होगी, आप ना किसी से लड़ सकते हैं, ना किसी से आंखों में आंखें डाल के देख सकते हैं। और दूसरी बात मैं एक और चीज बताऊं, इंडिया में फॉरेन पावर्स का जो G7 नेशंस हैं, G8 है, और जितने वर्ल्ड पावर्स हैं, इकोनॉमिक पावर्स, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इतना ज्यादा इंडिया में है कि वो कभी भी इंडिया के खिलाफ वोट किसी भी फोरम पे नहीं डालेंगे, जस्ट बिकॉज दैट दे आर इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां पर है। कि हमें अपना पाकिस्तान में हम अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर कंसंट्रेट करें, इसको स्ट्रॉन्ग करें। जिस दिन ये स्ट्रॉन्ग हम कर लेंगे तो इंशाल्लाह कश्मीर हमारे लैप में गिरेगा। Until then we will achieve nothing। पिछले सुनने में आ रहा है कि पिछले जो एक साल में 12 महीनों के अंदर इंडिया में 40 स्टार्टअप्स आए हैं और जिनकी जो नेट वर्थ है वो आई थिंक अराउंड 39-40 बिलियन डॉलर के 38.4 बिलियन डॉलर के करीब है। और जिसे हम एक वर्ड बोलते हैं यूनिकॉर्न्स जो है वो किस तरह जो वो है वो इंडिया के अंदर आ रही है। में जो एक स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज रहा वो पिछले 20 साल का है। हम पिछले 20 साल में ये दहशतगर्दी में की जंगों में फंसे रहे और वो पिछले 20 साल में तरक्की करते रहे और उनका वो जो एक एनवायरनमेंट है वो उनको उसका एडवांटेज हुआ। अभी पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे आई थिंक मैं ब्लूमबर्ग को देख रहा था, वो कह रहे थे कि अभी 2020-21 में कोई हमारे 300-350 मिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में हुई है। और इससे पहले अगर आप चले जाएं तो 50 मिलियन, 60 मिलियन, 40 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट होती थी। इंडिया में देख लें तो एक एक महीने में जो है वो 4-4, 6-6 जो यूनिकॉर्न्स जो हैं वो आ रही हैं। और अमेरिका और चाइना के बाद, ठीक है जी, अमेरिका और चाइना के बाद एक वहां पे माहौल जो बन रहा है कि सबसे ज्यादा जो यूनिकॉर्न्स हैं वो इंडिया के अंदर है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने लाहौर में टेक्नोलॉजी पार्क के इफ्तिताह के मौके पर कहा कि दुनिया में गूगल समेत दीगर टेक्नोलॉजीज बनाने वाली कंपनीज जो हैं दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही हैं और ये सोशल मीडिया कंपनीज जो हैं दुनिया की अमीर तरीन कंपनियां बन रही हैं। बदकिस्मती से हम इसमें बहुत पीछे रह गए। प्राइम मिनिस्टर ने कहा तो सही है कि हम जैसा हर मैदान में बहुत पीछे रह गए, इसी तरह इस मैदान में पीछे तो दूर की बात है, बल्कि इस मैदान में तो हम सिरे से मौजूद ही नहीं। आगे बताया कि भारत की 2021 में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट 148 बिलियन डॉलर्स की है और हम IMF के पास सिर्फ $1 बिलियन के लिए अवाम की खाल उधेड़ रहे हैं। तब मैं आपको बताता हूं कि भारत में इस मैदान में हमारी खाल कैसे उधेड़ रहा है। तो जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, दे आर पुटिंग मनी इन इंडिया। द वेंचर कैपिटलिस्ट आर नॉट पुटिंग मनी इन पाकिस्तान। व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? पहली बात तो यह है कि वी नीड टू बी फ्रेंडली। फॉर एग्जांपल ये जो सियालकोट वाला इंसिडेंट हुआ उसने हमें किस तरह मुश्किल में डाल दिया कि हमारे लिए, क्योंकि देखिए हमारे पास चॉइस नहीं है। हमने पिछले 15-20 साल जब दुनिया को एनवायरनमेंट देना था कि पाकिस्तान में आए, इन्वेस्ट करें, हमें कम्पीट करना था, हम आपस में लड़ते रहे। हम पहले जो मुल्ले बनाए थे हम उन मुल्लों को मारते रहे, ना किया। देखिए इंडिया ने एक एनवायरनमेंट जनरेट कर लिया, अब वो देखिए सारी दुनिया का रुझान ही इधर है।
मैं अगर देखूं, मैं आपको बता सकता हूं कि इस तरह के ब्रांड्स हैं कि कभी हमने नाम भी नहीं सुने पाकिस्तान में, जो ब्रांड्स फॉर एग्जांपल इंडिया में है। जैसे दिसंबर में एक ब्रांड है प्रिस्टिन केयर एक आया, फिर नवंबर में इंडिया में जो है वो स्लाइस आया है, नॉब ब्रोकर आया है, स्पिनी आया है, मेंसा आया है, और बहुत सारे इस तरह। अक्टूबर में अगर आप देखें QCKO आया है, कार देखो आया है। इस तरह के जो ब्रांड्स हैं वो इंडिया में आ रहे हैं, जो कि वाकई दोज आर लिंक्ड विद द टेक्नोलॉजी। लेकिन इन सब पर हमारी हुकूमतों का रिएक्शन क्या होता है? सिर्फ ये कि एक न्यूज कॉन्फ्रेंस कर देना। रीच $92 बिलियन, क्या जो है वो मुकेश अंबानी $92 अरब पे चला गया है? इज देयर एनीवन इन पाकिस्तान? क्योंकि हम लोग 3 चीजों में पैसा क्रिएट करते हैं। आई वाज लिसनिंग टू एन इकोनॉमिस्ट इन पाकिस्तान जिसने सम अप कर दी पाकिस्तान की इकोनॉमी। 10-15-20 साल में $150 अरब तक ले गया है भारत अपनी एक्सपोर्ट्स को, आईटी एक्सपोर्ट्स को। अगर मुल्क की तरक्की करनी है, नौजवान हमारे पास हैं, 60% आबादी हमारी 30 साल से कम उम्र है, और यही चीजें हमें चाहिए, और रोजगार भी मिलेगा, एक्सपोर्ट भी होगी। और जो बातें डॉक्टर सलमान शाह साहब आप फरमा रहे थे कि कमी है हमारे पास, असल $15 अरब सालाना हमने एक तरह से कर्ज ही देना है, फिर हमारा ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, यही कि हमारे पास डॉलर की कमी। बेसिकली महंगाई को भी कंट्रोल करना है तो डॉलर्स होते तो हम शायद कंट्रोल कर सकते। तो क्या आप समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट से, ऐसे प्रोजेक्ट से ये सारा कुछ काबू हो जाएगा? आईटी में हम अब जाकर इतने सालों के बाद $2 अरब तक पहुंचे एक्सपोर्ट में, तो इसको हम बढ़ा सकते हैं? वाकई इतना ले जा सकते हैं कि $15 अरब का जो हमें सालाना कर्ज है या ट्रेड डेफिसिट होता है उस पर काबू पा लें? देखें, ये एक बहुत प्रॉमिसिंग एरिया है, और $2 अरब जो है आप देख रहे हैं कि इसी साल कोई 30-35% इसमें इजाफा हुआ है, और अगर इसी रेट से हम इसमें इजाफा करते रहे तो अगले 1-2 सालों में ये $5 अरब के करीब पहुंच जाएगा। और उसके साथ साथ ये भारत ने पिछले 20-25 साल में ये सफ़र तय की है। सो हमने उस लाइन पे चढ़ना बहुत ज़रूरी है, और फिर उसके साथ साथ ये पूरा एक निज़ाम जो है, इकोसिस्टम जो है टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और पाकिस्तान के वो तमाम यूट्यूब चैनल्स जो कि भारत के खिलाफ बात करते थे, उनको ना सिर्फ भारत में बैन किया गया है, बल्कि वो तमाम यूट्यूब चैनल्स अब ग्लोबली यानी कि पूरी दुनिया में बैन हो चुके हैं। मुझे टर्मिनेट किया गया है जिसकी तकरीबन 8.5 लाख के करीब उस पे फॉलोअर्स थे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। इंफॉर्मेशन वॉर में आज इंडिया को जो कामयाबी हासिल हुई है, आप उसका अंदाजा नहीं है। ये नजमुल हसन बाजवा की वीडियो मिलियंस भी, शायद 2 मिलियन भी क्रॉस कर गई, लेकिन उसका मौजू जो था वो हिंदू धर्म था, हिंदू मजहब था। हिंदू मजहब को उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस वीडियो को ओपन करता। नमस्कार दोस्तों, अब कोई भी पाकिस्तानी अगर इंडिया में आएगा तो उसको पता चलेगा कि भाई इंडिया के अंदर मुसलमान कितनी बड़े लेवल पर प्रोग्रेस कर रहे हैं, या फिर किस तरीके से रह रहे हैं, या फिर कहे कि जितनी मस्जिदें इंडिया में होगी शायद ही पाकिस्तान में होगी। लेकिन जो पाकिस्तानी इंडिया में नहीं आ पाते उनको बरगलाना या फिर कहे कि उनका ब्रेन वॉश करना तो बहुत आसान हो जाता है। अब यहाँ पर यही बात हो रही है कि भाई ये जो कई सारे यूट्यूबर हैं जिनकी चैनलें बंद कर दी गई है, नॉट सिर्फ इन इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया बट टर्मिनेट ही कर दी गई है, क्योंकि इंडिया ने जो है वो फोकस करवाया यूट्यूब को कि भाई देखिए आप जो कह रहे हो ना कि भाई आपकी पॉलिसी वायलेट करने पर चैनल बंद होता है, तो आपने ये सारी जो चीज़ें हैं, इन टाइप के जो वीडियोस है, पूरा का पूरा गलत फहमी यहाँ पर फैलाता है, तो आपने उस पर कुछ नहीं किया, तो फिर यूट्यूब ने उनकी चैनलें बंद कर दी। अब वो कम्युनिटी गाइडलाइन होती है, जब आपको मिलती है तब आपका चैनल सीधा बंद हो जाता है, और यहाँ पर यही हुआ है, और वही यहाँ पर रोना रो रहे हैं। और कई सारे यूट्यूबर तो ऐसे थे जिनके व्यूज़ मिलियंस में जाते थे, सारा का सारा बंद हो चुका है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय सरकार ने यूट्यूब कम्युनिटी को एक रिकमेंडेशन की, और इस रिकमेंडेशन के मुताबिक उन्होंने 20 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को भारत में बैन करने का कहा। और पाकिस्तान के वो तमाम यूट्यूब चैनल्स जो कि भारत के खिलाफ बात करते थे, उनको ना सिर्फ भारत में बैन किया गया है, बल्कि वो तमाम यूट्यूब चैनल्स अब ग्लोबली यानी कि पूरी दुनिया में बैन हो चुके हैं, और यूट्यूब ने उन तमाम चैनल्स को टर्मिनेट कर दिया। यहां पर 2 बातें करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो यह कि नरेंद्र मोदी साहब को
मुबारकबाद तो देनी पड़ती है कि भाई आप भारत में कर लेते तो हम कहते कि चलें आपका अपना मुल्क है, यहां पर आपने कौन सा पाकिस्तानियों को जीने का हक देना था या पाकिस्तानियों की आवाज बंदी करनी थी तो आपने कर ली। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड करवाया है वहां पर तो आप दाद के मुस्तहिक हैं कि जनाब ये पाकिस्तानी झूठ बोलते थे, ये पाकिस्तानी एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा करते थे, ये पाकिस्तानी फेक न्यूज को प्रोपेगेट करते थे। कश्मीर के इशू को, बिपिन रावत के इशू को, अयोध्या और राम मंदिर के इशू को, माइनॉरिटी राइट्स के इशू को इन्होंने बेस बनाकर बैन करवाया है। जो अपने आप को साबिक एंकर कहलाते हैं उन समेत पाकिस्तान के 20 यूट्यूबर्स का यूट्यूब ने एक लिहाज से तख्ता उलट दिया है, यानी कि यूट्यूब को ने उनको बैन कर दिया, हटा दिया है। ये नजमुल हसन बाजवा के साथ हुई। शुरू में मैंने देखा इसकी वीडियो मिलियंस भी, शायद 2 मिलियन भी क्रॉस कर गई, लेकिन उसका मौजू जो था वो हिंदू धर्म था, हिंदू मजहब था। हिंदू मजहब को उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस वीडियो को ओपन करता, क्योंकि उसमें जो थंबनेल था वो इतना मतलब है कि उसमें हिजानी कैफियत थी और जो उसका टाइटल था वो बहुत सख्त था। और मुझे अंदाज़ा हो गया कि जब आप किसी के मज़हब को, मकतब को, भले कोई भी हो, गलत हो सही हो, इसका फैसला आपने और मैंने नहीं करना, लेकिन जब आप उसको टारगेट करते हैं, ज़ाहिर है कि इंडिया में 1 अरब 20 करोड़ या इससे भी ज़्यादा आबादी है, तो जब आप उनके किसी बहुत बड़ी आबादी के मज़हब को टारगेट करेंगे तो वहाँ के लोग देखेंगे, सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, वॉच टाइम भी मिलेगा आपको, भले नीचे गालियाँ बकी जा रही हों। कि देश के अंदर भय और भ्रम की स्थिति फैलाई जाए फेक न्यूज़ के माध्यम से या खराब कंटेंट, एंटी इंडिया कंटेंट के माध्यम से, जो एक प्रयास कुछ वेबसाइट्स और पोर्टल्स के माध्यम से किया जा रहा था, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। नया पाकिस्तान ग्रुप हो, इसके माध्यम से चलने वाले लगभग 15 यूट्यूब चैनल्स हों या 5 अन्य यूट्यूब चैनल्स हों, 2 वेब पोर्टल्स हों, जो कानून के अनुसार उनका उल्लंघन भी कर रहे थे, तो आईटी रूल्स के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है, ताकि देश के खिलाफ जो एजेंडा पाकिस्तान की ओर से चलता है, पाकिस्तान की वेबसाइट्स और वहाँ के जो हैंडल वाले यहाँ पर कर रहे हैं, उसके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की गई है, ताकि ऐसी ताकतों को देश के खिलाफ काम ना करने दिया जाए। लेकिन ये जो इंडियन अमेरिकन हैं ये ऑब्वियसली अमेरिका को कंट्रोल कर रहे हैं, ताकि एक तो वो अपने लिए भी काम कर रहे होते हैं, फिर वो अमेरिका के लिए भी काम कर रहे होते हैं, एंड देन दे ब्रिंग रिस्पेक्ट टू द नेशन एज वेल। और हम तालिबान को माफीनामा देने के लिए उस पे काम कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे इंडियंस? वो पूरी दुनिया पे राज करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और नासा तक के जो लोग हैं वो इंडियन अमेरिकन हैं। और हम क्या कर रहे हैं? इंडियन डायस्पोरा आता है, वो फुलब्राइट स्कॉलरशिप पे आता है। इंडियन डायस्पोरा आता है, उसको पीछे कोठियों पे कब्जे की कोई उसको खौफ नहीं होता। वो खुल के, या वो ओपन पिच पे खुल के खेलता है, क्रीज से बाहर निकल के शॉट्स मारता है वो। नमस्कार दोस्तों, अब मैंने एक चीज़ पिछले 8-10 सालों से नोट की है कि जितने इंडियंस बाहर हैं ना, पाकिस्तानी मीडिया को उनसे बहुत दिक्कत है। अब होता ये है कि जो ये इंडियंस है ना, वो अब मतलब मानिए कि नहीं मानना मानिए, चाहे वो यूके में रहते हो, चाहे कनाडा, फ्रांस या फिर यूएस, आप कोई भी कंट्री काउंट कर लीजिए, वो वहाँ पर रहते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ की सिटीजनशिप मोर और लेस वो ले ही लेंगे, लेकिन फिर भी वो इंडियन नेटिव हमेशा कहलाएंगे। भले ही उनकी 5 पीढ़ी चेंज हो जाए, लेकिन वो इंडियन नेटिव ही कहे जाएंगे। और ऐसा नहीं कि वो वहाँ पर जाते हैं, नो डाउट पहले वो सेटल होते हैं, लेकिन फिर उनके दिमाग में, दिल में इंडिया होता है, भारत होता है। और जब प्रधानमंत्री मोदी विजिट करते हैं या फिर कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है, जब इंडियंस एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, तब पावर दिखती है कि इंडियन डायस्पोरा की पावर क्या है। और देखिए, अगर आप अमेरिका जैसे कंट्रीज़ को देखो तो कई सारी बड़ी कंपनियां हैं, टेक कंपनियां, उसके लीडर, उसके सीईओ, अगर आप वर्ल्ड बैंक के सीईओ की काउंट करो, IMF का लीडर की काउंट करो, या फिर आप इवन यूके का प्राइम मिनिस्टर अगर आप काउंट करो, इवन अमेरिका का जो संसद है उसके अंदर अगर जितने भी मेंबर्स हैं, अगर उनकी काउंट करो, इंडियंस आपको ढेरों मिलेंगे। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया की 6ठी बड़ी तरीन फौज है, ये भी अच्छी बात है, फख्र करने वाली बात है, लेकिन क्या हमने इसी में गुजारा करना है कि हम लड़ बड़ा अच्छा लेते हैं भाई, और कोई काम नहीं करना हमने? हमारे यहां क्या हो रहा होता है, जिस वक्त पराग अग्रवाल IIT का
पढ़ा हुआ हुई ना, चंद महीने पहले उसकी नॉमिनेशन आ चुकी थी। उस वक्त हमारे मुल्क में हमें पता नहीं था कि धरने हो रहे हैं, हम धरने दे रहे थे, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च हो रहा था, ठीक है जी, और कहा जा रहा था जनाब कि आज मुल्क बंद कर देंगे हमारा, और हम तालिबान को माफीनामा देने के लिए उस पर काम कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे इंडियंस, वो पूरी दुनिया पे राज करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम कभी जनाब क्या जी हो क्या गया जी, ये फुला सियासतदान ने ये कह दिया तो फुला सियासतदान ने ये कह दिया, कभी चीनी महंगी हो गई, कभी आटा महंगा हो गया, कभी चीनी नापैद हो गई, कभी पेट्रोल नहीं मिल रहा, कभी डॉलर ऊपर चला गया, और कभी जनाब अब हम सोच रहे हैं कि हम तालिबान को माफ कर दें। ये जो लोग हैं ये अमेरिका में बैठे होंगे, ऑब्वियसली ये व्हाइट हाउस में है, ये स्टेट डिपार्टमेंट में है, ये डिफेंस में है, ये जहां जहां बैठे होंगे ऑब्वियसली दे विल इनकी वैल्यू होगी। असल में हमें क्या समझा जाता है, ये बिल्कुल हमें याद है, हमारा पहला ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है एयरपोर्ट से जब उतरते हैं, और उसके बाद हमारी मुसीबतें बिल्कुल हमारा जिस तरह इंतजार इस तरह हमारे साथ किया जाता है जिस तरह लोग इंतजार कर रहे होते हैं हमें लूटने के लिए, और इट स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रोसेस, स्टार्ट्स फ्रॉम द एयरपोर्ट। रिश्वत के रेट डबल हो जाते हैं, जाली मुकदमात में फंसा लिया जाता है। यानी इंडिया जो है वो डिजिटली कहां से कहां पहुंच गया। आपके मुल्क में अभी अमेज़न तक नहीं आया यार, आप अमेज़न पे चीज नहीं खरीद सकते, आप ईबे पे चीज नहीं खरीद सकते, आपके पास थर्ड पार्टी पेमेंट गेट्सवे ही नहीं है, आपको जुगाड़ लगाने पड़ते हैं, किसी बंदे को बाहर भेजे, लॉग इन करके तुम थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे जो है वो लिंक कर देना। हम अभी यही फंसे हुए हैं कि टिकटॉक बैन करना है या अनबैन करना है, फेसबुक को बैन करना है या अनबैन करना है, हम अभी तक यही फंसे हुए हैं दोस्तों। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है। ये जो स्ट्राइप का सीईओ वो क्या लिखता है सुनिए, वो लिखता है, उसका नाम है पैट्रिक कॉलिसन, वो लिखता है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबे या एडोब, IBM, Palo Alto Networks and now Twitter, run by CEOs who grew up in India. Wonderful to watch the amazing success of Indians in the technology world. सुनिए और शर्माइए, रोज बैठ के इंडिया को गाली देते हैं, वो कहां से कहां जा रहा है। अगर आपने उसका मुकाबला करना है तो आपको भी ऐसा बनना होगा। ये आज वक्त है अपने गिरबान में झांकने का। आपको बुरा तो मैं बहुत लग रहा हूं। बताया कि जब बाइडेन जो है उसने जब अपने पहले 50 दिनों के अंदर उसने 55 जो इंडियंस थे उनको उसने अपॉइंट कर दिया लीडरशिप पोजीशंस में जो एडमिनिस्ट्रेशन में थे। इवन के सुनने में आया कि जो उसका स्पीच राइटर है और नासा तक के जो लोग हैं वो इंडियन अमेरिकन हैं। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अपना एक कनेक्शन डेवलप करना चाहिए उन लोगों के साथ जो बाहर बैठे हुए हैं। इंडियन डायस्पोरा आता है, वो फुलब्राइट स्कॉलरशिप पे आता है। इंडियन डायस्पोरा आता है, उसको पीछे कोठियों पे कब्जे की कोई उसको खौफ नहीं होता, वो खुल के या वो ओपन पिच पे खुल के खेलता है, क्रीज से बाहर निकल के शॉट्स मारता है। वो हमारा डायस्पोरा यहाँ पे आता है। पहले मैं बताता हूँ डायस्पोरा के बच्चों की तरबियत क्या है। अभी यहाँ भी ये वो समझते हैं बच्चा अगर ऊपर वाला क्लास में जाए उसको यहाँ भी कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट बन जाए क्योंकि उसकी तनख्वाह अच्छी, वहां से कोई बचता है थोड़ा सा तो उसको IT में डालते हैं। आज तक मैंने किसी बंदे को ये नहीं देखा कि मेरा बच्चा प्रोफेसर बनेगा यहाँ पे अमेरिका में भी, या मेरा बच्चा वकील बनेगा, या मेरा बच्चा यहाँ पे पढ़ के पाकिस्तान सर्व करेगा, ये बताया नहीं जाता। सुनिए इलॉन मस्क ने इसी ट्वीट के नीचे रिप्लाई करते हुए क्या लिखा। वो कहता है USA बेनिफिट्स ग्रेटली फ्रॉम इंडियन टैलेंट। अमेरिका को भारतीय टैलेंट से बहुत फायदा हुआ, और अमेरिका को पाकिस्तान से क्या फायदा होता है। हम कभी अपने अड्डे दे देते हैं अफगानिस्तान पे बमबारी करने के लिए, कभी हम ड्रोन अटैक करने की इजाजत दे देते, हमसे तो ये फायदा हुआ है अमेरिका को अब तक, जिसका वो कभी भी शुक्रगुजार नहीं है। हमने क्या फायदा दिया दुनिया को ये देखिए, हमने क्या कंट्रीब्यूशन दी है दुनिया को अभी तक, कुछ अंदाजा भी है आपको क्या दिया है हमने अब तक पाकिस्तानियों ने। हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं जनाब, हमने गौरी मिसाइल बना लिया, हमने बनाए यार, कुछ और भी तो करें साथ साथ। और हमें वो उसका लॉबिंग करनी या हमें उसकी मार्केटिंग करनी नहीं आती जिस तरह इंडियंस जो है वो मार्केटिंग करते हैं अपने लोगों की। और अब जारी बात है अगर कोई पाकिस्तानी वहां पे बैठा होगा व्हाइट हाउस में, स्टेट डिपार्टमेंट में या अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो वो डेफिनेटली जिसे कहते हैं ना कि एक होता तो है कि भाई हाँ उसके आने से उसके बैठने से पाकिस्तान को फायदा तो बहुत ज्यादा हो सकता है। लेकिन ये जो इंडियन अमेरिकन हैं ये ऑब्वियसली अमेरिका को कंट्रोल कर रहे हैं, जिस तरह मैंने बताया, नॉट दैट जस्ट के वो कोई नेगेटिवली कंट्रोल कर रहे हैं, बट दे हैव एन इन्फ्लुएंस। उनका एक बड़ा एक इन्फ्लुएंस है अमेरिका के अंदर,
और वो इन्फ्लुएंस इसी तरह है कि उनको पता है कि हमने यहाँ पे आए थे, हमने काम किया, हमने एक्सेल किया, हमें टॉप पोजीशंस पे जाना है, ताकि एक तो वो अपने लिए भी काम कर रहे होते हैं, फिर वो अमेरिका के लिए भी काम कर रहे होते हैं, एंड देन दे ब्रिंग रिस्पेक्ट टू द नेशन एज वेल। सो तो अच्छा सर, मुझे जो इस वक्त समझ आ रही है कि इसमें आप पाकिस्तान और इंडिया की जो लॉबिंग है, दोनों मुल्कों के गो के खमीर एक ही मिट्टी से, एक ही सरजमीन से, रंग नस्ल, मतलब देख लिए ना, सिर्फ जुबान भी इतनी मिलती जुलती, सिर्फ ये कि अकायद का फर्क, मजहब का फर्क, बाकी तो इसके बावजूद क्या जमहूरियत के वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, पाकिस्तान में जमहूरियत का जो हाल रहा, और एजुकेशन को कहा जाता है कि वहां का एजुकेशन सिस्टम बहुत बहुत जबरदस्त है, और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को आप जानते हैं कैसा रहा। आप समझते हैं कि ये दो सबसे ज्यादा ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जिनकी बिना पर ऐसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल। एक मैं जो आखिरी पॉइंट पे आ रहा था, अब मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि एजुकेशन का स्टैंडर्ड, वहां से ज्यादातर जो लोग आते हैं तालीम के लिए आते हैं, पढ़ने लिखने के लिए आते हैं, और उनका एजुकेशन बैकग्राउंड होता है वहां से। हमारी ज्यादा माइग्रेशन जो पाकिस्तान से हुई इकोनॉमिक बेस्ड हुई, उनकी एजुकेशन बेस पे है। एक तो वहां पे हमसे वो बाजी ले जाते हैं, उनका उसी लिहाज से जिस तरह कंप्यूटर का उन्होंने यहाँ पे बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर का और दूसरा काम किया यहाँ पे, और इंडिया में भी इस वक्त भी उस रीजन में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर कंपैरिजन हो रही है, सिंपल है, एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि इंडिया में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, और उसके अलावा बात हो रही है कि इंडिया के जो लोग हैं वो आईटी के एक्सपर्ट बन रहे हैं, मतलब पूरी दुनिया में छा रहे हैं। और आप कह सकते हो कि अमेरिका जैसे कंट्रीज़ के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज अगर इंडियंस छोड़ दे तो ये कंपनियाँ बैठ जाएगी, उनकी शेयर प्राइसेस नीचे हो जाएगी। और अगर वही पाकिस्तान की बात करें तो करप्शन करने में से बाहर नहीं आते। अब इंडिया की बात करते हो तो आप सबको पता है, कोई रिपीट करने की ज़रूरत है नहीं कि गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, कई सारी और कंपनीज है जैसे यूट्यूब हो गया, उसके अलावा ट्विटर हो गया जिसको एक्स बोलते हैं। इन सारी कंपनीज़ को छोटे बड़े लेवल पर यहाँ पर ऑपरेट सिर्फ इंडिया नहीं करता है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करो तो बहुत सारे मौके मिले हैं, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने भर भर के बिलियंस ऑफ डॉलर उनको दिए, लेकिन आखिर हुआ क्या? वही करप्शन। पहले आर्मी के लोगों ने करप्शन की, उसमें जो पैसे बचे उस पर वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स ने करप्शन की, मतलब पॉलिटिशियंस ने करप्शन की, और जो थोड़ा ज़्यादा पैसा बचा था वो जनता के सामने रखा गया, उनकी मतलब की जो सुविधाएं दी गई। अब ये सारा पैसा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मतलब स्पेंड किया गया होता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता पाकिस्तान को, जो अभी देखना पड़ रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। तो अच्छा सर, मुझे जो इस वक्त समझ आ रही है कि इसमें आप पाकिस्तान और इंडिया की जो लॉबिंग है, दोनों मुल्कों के गो के खमीर एक ही मिट्टी से, एक ही सरजमीन से, रंग नस्ल, मतलब देख लिए ना, सिर्फ जुबान भी इतनी मिलती जुलती, सिर्फ ये कि अकायद का फर्क, मजहब का फर्क, बाकी तो इसके बावजूद क्या जमहूरियत के वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, पाकिस्तान में जमहूरियत का जो हाल रहा, और एजुकेशन को कहा जाता है कि वहां का एजुकेशन सिस्टम बहुत बहुत जबरदस्त है, और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को आप जानते हैं कैसा रहा। आप समझते हैं कि ये दो सबसे ज्यादा ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जिनकी बिना पर ऐसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल। एक मैं जो आखिरी पॉइंट पे आ रहा था, अब मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि एजुकेशन का स्टैंडर्ड, वहां से ज्यादातर जो लोग आते हैं तालीम के लिए आते हैं, पढ़ने लिखने के लिए आते हैं, और उनका एजुकेशन बैकग्राउंड होता है वहां से। हमारी ज्यादा माइग्रेशन जो पाकिस्तान से हुई इकोनॉमिक बेस्ड हुई, उनकी एजुकेशन बेस पे है। एक तो वहां पे हमसे वो बाजी ले जाते हैं, उनका उसी लिहाज से जिस तरह कंप्यूटर का उन्होंने यहाँ पे बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर का और दूसरा काम किया यहाँ पे, और इंडिया में भी इस वक्त भी उस रीजन में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर। इंडिया के लिए ये कहना चाहिए कि उनका देखिए कि वो किस तरीके से, जब इस तरीके से वो वाली लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज बचपन से ही बोलते हुए आगे जाते हैं, तो वहां पर जाकर वेस्ट में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती कम्युनिकेट करने में। फिर ये कि उनका एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा, फिर ये कि उनकी जमहूरियत इतनी जबरदस्त, फिर उनकी ट्रेनिंग्स इतनी आला, ये सब कुछ बहुत फर्क है दोनों मुल्कों में, हम जानते हैं। और फिर मुआशरत का भी सर, वो साजिद साहब, मैं तो इसमें ये भी ऐड करूंगी कि उनका जो माइंडसेट है वो दूसरों को एक्सेप्ट करने का है। हमारा माइंडसेट तो, हम तो अपने परफॉर्मिंग आर्ट्स को ही एक्सेप्ट नहीं करते ना, हम तो बहुत सारी चीजों को बुरा कहते हैं, अभी तक हम उन चीजों से नहीं निकल पाए, जबकि वो इसको, तो ये सब चीजें इसमें करती हैं। लेकिन इसी के तनाजुर में अगर हम देखें इस वक्त, आप जानते हैं कि वेंडी शर्मा ने कुछ इस तरह की बात की, तो क्या देख रहे हैं आप पाकिस्तान को, वहां पे कहाँ खड़ा हुआ देख रहे हैं? पाकिस्तान जहाँ
खड़ा था, मैं कहता हूँ कुछ फिट पीछे ही गया होगा, आगे उसने क्या जाना है। पाकिस्तान में हमारा एक भी नहीं है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अभी आप गूगल करें तो न्यूयॉर्क की है, एक काउंसलमैन नहीं है, काउंसलर तक नहीं आपका वहां पे। तो ये किसने फिक्स करना है? और इंडिया के काउंसलर्स होंगे, मतलब काफी बड़ी तादाद वहां पे इंडियंस की होगी। इंडियन है न्यूयॉर्क से। लेडी देयर आई मेट हर, शी इज अ लॉयर अटर्नी, आई फॉरगॉट हर नेम, काउंसलर भी है, और 5 कांग्रेसमैन है, 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। निक्की हेली आ गया, शी इज अ सिख इंडियन, वो आ रही है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। भाभी जिंदल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट था, और कई यहाँ पे फिर रहे हैं। लेकिन ये कि हमारा कोई नहीं, क्योंकि हम सिर्फ डॉलर कमाते हैं, डॉलर, हमारी बात डॉलर से शुरू होती है, डॉलर पे खत्म हो जाती है। और आखिरी चीज जो मैं बताना चाह रहा था वो ये था, इंडियन हमसे आगे इसलिए बाजी लेते नजर आते हैं कि मैंने आपको कई दफा कहा कि सारी दुनिया में आज से 5-7 साल पहले नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चली थी, सारी खत्म हो गई हैं सिवाय मोदी जी की देखें तो उन्होंने, मेरा मकसद है हिंदूज आर ऑन स्टेरॉइड्स राइट नाउ। जिस तरह उनको कहा जाता है कि हिंदुत्व का आइडिया, जिस तरह से वो कहते हैं बर्मा भी लेंगे हम, नेपाल भी लेंगे हम, भूटान भी लेंगे, पाकिस्तान भी लेंगे, मेरा अफगानिस्तान भी लेंगे। मेरा मतलब एक कॉन्सेप्ट देखें 21वीं सदी ने मोदी साहब ने किस तरीके से सिस्टमैटिकली एक ऐसी चीज दिखाई। और मैं हैरान होता हूं कि मेरे कई दोस्त इंडियन हिंदू जो है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो भी इस चीज पे बिलीव करते हैं कि एक चाय वाला है जी, वो भगवान बन गया है, उसने किस तरह इंडिया को, हालांकि इकोनॉमी उसकी तबाह हो चुकी है इंडिया की। अब उसके बाद जो $80 बिलियन का असला वहां छोड़ के आए हैं, वो कोई नुमाइश पे थोड़ी रखना है उन्होंने, वो तो चलेगा ना भाई। अगर वो चलेगा तो क्या होगा, पाकिस्तान भी रगड़ा खाएगा। लेकिन अमेरिका के इंटरेस्ट में क्या है कि वहां पे खाना जंगी हो और उसमें चाइना इन्वॉल्व हो, या चाइना के पड़ोस में वहां एक ऐसा तसादम बने ताकि उसकी इकोनॉमी को ब्रेकें लगे। अब वो 2 चीजों का इंटरेस्ट है उनका, एक अमेरिका का भी यही इंटरेस्ट है और इंडिया का भी यही इंटरेस्ट है। तभी तो वो कह के आई है वहां पे कि 1 माइंड 1 अप्रोच ऑन अफगानिस्तान। और 1 माइंड अप्रोच को मैंने डिफाइन आपको कर दिया है कि अफगानिस्तान के अंदर खाना जंगी, दोनों पार्टियां उसमें इंटरेस्टेड है। अब पाकिस्तान कहां खड़ा है, पाकिस्तान अपने डॉलरों की बारिश सोच रहा है। तो पाकिस्तान में तो अंदर आप कहते हैं ना कि जो भी बात होती है वो दुबई और लंदन की प्रॉपर्टीज रिलेटेड होती है बात, वहां पे तो इंटरेस्ट, वहां पे तो नेशनलिज्म है नहीं है। मैं समझता हूं मेरे लिए इतनी ज्यादा शर्मिंदगी थी अगले दिन कि पाकिस्तान अब कहां खड़ा है, तोशा खाना पे खड़ा है, एक्सटेंशन पे खड़ा नैब की। और दूसरी मुझे सबसे ज्यादा अफसोस बात ये हुई अगले दिन, आपके ISI के चीफ चेंज हुए हैं, और वो इतनी बड़ी खबर है पाकिस्तान की जिसके हद को नहीं। मेरा एक क्वेश्चन मार्क है, आपको पता है इंडिया का इस वक्त कौन इंचार्ज है रहा का? आपको पता है अमेरिका का इस वक्त CIA का, FBI का इंचार्ज कौन है? ऑस्ट्रेलिया का कौन है? इंग्लैंड का कौन है? लेकिन आपका, मैं हैरान होता रहता हूं। फिर आप कहते हैं जी लोग बातें करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे लोग आपको हाइब्रिड कहते हैं। साजी साहब, पाकिस्तानियत में मुझसे आज तक किसी ने पूछा भाई अतार साहब आप क्यों इतने दुखी हो? मैं कहता हूं यार मेरी मादरे मिल्लत के कपड़े फाड़ दिए इन्होंने यार, मैं दुखी ना हो तो और क्या करूं मुझे। और आज के नहीं है, मैं जितनी सारी जिंदगी हिस्ट्री पढ़ता रहूं, शर्मिंदा से शर्मिंदा तरीन होता रहा सारी जिंदगी। 73 साल की 1947 से शुरू हो गई थी ये गेम सारी, और उसमें मुझे अभी तक कोई रिलीफ नजर नहीं आ रही। मेरा दुख इस बात का है कि उसमें रिलीफ नजर नहीं। मुझे रिलीफ जिस दिन नजर आई मैं शायद खुद चला जाऊं पाकिस्तान, मैं खुद जाके अपनी मादरे मिल्लत को सर्व करूं। लेकिन यह कि मुझे कोई रिलीफ नजर नहीं आती। पाकिस्तान को खाया जा रहा है, और एक मजे की बात यह है कि खाने के लिए अलायंस बन चुका है, इत्तेहाद कर लिया गया है एस्टेब्लिशमेंट ने और सियासतदानों ने। कि मुझे पता चला है कि काफी अरसे से जो प्रेसिडेंट शी है उन्होंने खान साहब से बात नहीं की, प्राइम मिनिस्टर से। ना सिर्फ यहां से आपके जो बाइडन नाराज है, चाइना भी नाराज है। चाइना अब अगले दिन, मैं बल्कि एक पूरा विलाग इस पे करना चाहूंगा कि वो ग्वादर छोड़ के अब कराची चले गए। आपने कहा सर जी वो छोटी चीज पसंद रही तो बड़ी ले ले, बल्कि मैं तो कहूंगा पिंडी इस्लामाबाद भी दे दे, वहां पे कोई रिजॉर्ट बना दे चाइना आके। नहीं सर, पिंडी नहीं, पिंडी बस एक ही है, पिंडी किसी का नहीं हो सकता। और नहीं देखे ना चॉइस, लेकिन वो उनको किसी असेंबली से नहीं पूछा गया, किसी मेरा कौमी असेंबली की ये डिसरिस्पेक्ट है। उनसे कंसेंसस लेने चाहिए थे कि ग्वादर पहले दिया 40 साल के लिए, वो अब कराची भी मांग रहे हैं, दे या ना दे। लेकिन बस इस तरह मुल्क चलते। मुझे ये बताएं कि मिडिल ईस्ट तो पहले ही वो शहजादे चलाते हैं जिस तरह उनके बाप की प्रॉपर्टी है, तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां भी तो यही हो रहा है। किसी मेरी मादरे मिल्लत की रिस्पेक्ट ही कोई नहीं है।
लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इंडिया की एक कंपनी जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि जितना पैसा उसके पास है जिसका वो मैनेजमेंट करती है, लोग इंश्योरेंस कराते हैं, पैसा आता है उसको वो मैनेज करता है, वो पाकिस्तान की पूरी जीडीपी से 1.5 गुना है। भारतीय मिलिट्री साइज बहुत बड़ा है, एयरफोर्स नेवी बहुत बड़ा है, टेक्नोलॉजी में भी वो दिन रात इस पे काम कर रहे हैं, असलहा साजी की इंडस्ट्री भी उनकी ग्रोथ कर रही है। इंडिया 150 अरब डॉलर्स की सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट करता है। हमारे जो है वो अभी जो है वो ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है वो 25 अरब डॉलर से ऊपर नहीं जा पा रही है। पाकिस्तान इंडिया से कंपैरिजन करता है बार बार, एक कंपनी इंडिया की, उसका एसेट बेस इससे ज्यादा है। अगर LIC का पैसा पाकिस्तान को दे दिया जाए तो उसके सारे कर्जे खत्म हो सकते हैं। कम से कम 100 अरब डॉलर की ट्रेड है चीन और इंडिया की, वो भी कभी वॉर पे नहीं जा सकते। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई इंडिया की सिर्फ एक LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन करके जो कंपनी है वो पाकिस्तान से ज़्यादा है, उसकी जो नेटवर्थ है। अब किसी कंट्री की नेटवर्थ से ज़्यादा किसी दूसरे कंट्री की एक कंपनी की नेटवर्थ होना मतलब एक अलग लेवल का प्राउड है, ठीक है। आप मतलब कंपेयर करने के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हो कि भाई अदानी, अंबानी, उनकी अगर आप नेटवर्थ काउंट कर लो तो पाकिस्तान से ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है LIC का, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का, जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। और अगर आप इसको देखना चाहते हो तो आप देख भी सकते हो कि तकरीबन जो LIC की जो नेटवर्थ है वो तकरीबन 550 से लेकर 600 बिलियन है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी 250-300 या फिर मैक्सिमम $350 बिलियन डॉलर से ज़्यादा नहीं है, जबकि LIC की 570 बिलियन डॉलर के आसपास है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि कैसे यहाँ पर एक अकेली LIC जो है वो पूरे पाकिस्तान पर भारी पड़ रही है, और ऐसा नहीं, कई सारी कंपनियां हैं इंडिया के अंदर ऐसी। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय मिलिट्री साइज बहुत बड़ा है, एयरफोर्स नेवी बहुत बड़ा है, टेक्नोलॉजी में भी वो दिन रात इस पे काम कर रहे हैं, असलहा साजी की इंडस्ट्री भी उनकी ग्रोथ कर रही है। इंडिया 150 अरब डॉलर्स की सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट करता है। हमारे जो है वो अभी जो है वो ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है वो 25 अरब डॉलर से ऊपर नहीं जा पा रही है। तो हमें माशी चैलेंजेस का भी सामना है, लेकिन उसके बावजूद हमें सामना है एक ऐसे एडवर्सरी का, एक ऐसे दुश्मन का जो कि साइज में, ताकत में, तादाद में हमसे कहीं गुना बड़ा है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इंडिया की एक कंपनी जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि जितना पैसा उसके पास है जिसका वो मैनेजमेंट करती है, लोग इंश्योरेंस कराते हैं, पैसा आता है उसको वो मैनेज करता है, वो जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है LIC का, वो पाकिस्तान की पूरी जीडीपी से 1.5 गुना है। ये आंकड़े अभी आए हैं और ये भी पता लगा है कि इसके पास जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है ये है 463 बिलियन डॉलर्स, 463 बिलियन डॉलर्स। पाकिस्तान की जीडीपी जो है वो 280 बिलियन डॉलर्स है, उससे 1.5 गुना। और इनफैक्ट ये जो पैसा है, ये जो LIC का एसेट बेस है, ये इंडिया की जीडीपी का भी 18% बनता है। लेकिन इनफैक्ट अगर बात करें कि LIC का ये जो एसेट बेस है ये वर्ल्ड की कई इकोनॉमीज से ज़्यादा है। पाकिस्तान इंडिया से कंपैरिजन करता है बार बार, एक कंपनी इंडिया की, उसका एसेट बेस इससे ज़्यादा है। अगर LIC का पैसा पाकिस्तान को दे दिया जाए तो उसके सारे कर्जे खत्म हो सकता है। इंडिया एक्वायर कर रहा है, वेपनाइज कर रहा है खुद को। क्या हम सर उस बिगड़ते हुए तवाजुन को बैलेंस में लाने की क्या उस पोजीशन में है? क्या हमारी कोशिश कामयाब होगी? ब्लॉक्स बन चुके हैं सर। चाइना हमारा एलाय, हम चाइना के एलाय हैं, चाइना हमें अपने आप को वेपनाइज करने में मदद भी देता है। चाइना पे कोई आफत आती है या इंडिया को एडवेंचर करता है, विल वी बी ऑब्लाइज्ड कि हम भी उसमें उसका हिस्सा बने सर? नहीं, नेवर। हम एलाइज हैं in politically how we can support each other, और ना कभी चाइना आएगा हमारी किसी से मुश्किल वक्त में, ना सिचुएशन में आएगा, ना हमें इस तरह मजबूर किया जा सकता है कि हम उनके खिलाफ, और ना ही वो चाहेगा। क्योंकि देखिए सब लोग हर तरफ से अपने रास्ते बंद नहीं करते, उनको अपने रास्ते खुले रखने पड़ते हैं। इस वक्त कम से कम 100 अरब डॉलर की ट्रेड है चीन और इंडिया की, वो भी कभी वॉर पे नहीं जा सकते। 85 बिलियन डॉलर पे उसका एक्सटर्नल डेट है, 85 बिलियन डॉलर पे। और टोटल अगर आप कर्जा बोलें तो पाकिस्तान के ऊपर टोटल 283 बिलियन डॉलर्स का
कर्जा दिखता है सामने, एसेट्स एंड लायबिलिटीज इंटरनल और एक्सटर्नल सारा मिला के, अगर LIC पाकिस्तान के पास होती तो ये अकेली पाकिस्तान का पूरा कर्जा पे कर सकती थी, साथ में पाकिस्तान को चलाने के लिए पैसा दे सकती थी। पाकिस्तान का जो इस साल का बजट था वो $45 बिलियन था। पाकिस्तान $1 बिलियन और $3 बिलियन के लिए कहीं कहीं धक्के खा रहा है, सऊदी अरेबिया से मांग रहा है या वर्ल्ड बैंक के बाहर बैठा है। लेकिन LIC अकेली इस पूरे कर्जे को और पाकिस्तान की पूरी GDP को और पाकिस्तान के पूरे कर्जे को के पूरे खर्चे को यानी कि बजट को सबको समेट लिया जाए, तब भी LIC का एसेट बेस जो है AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो उससे ज़्यादा बनता है। सिर्फ एक कंपनी इंडिया की, बाकी कंपनीज की बात ही नहीं करनी है, बाकी कंपनीज का बात बहुत दूर है। इनफैक्ट चाइना की भी कोई कंपनी इतने एसेट अंडर मैनेजमेंट नहीं रखती है। ये वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट कंपनी और ज़्यादातर कंपनी बाहर की हैं। चाइना की भी कोई ऐसी एसेट मैनेजमेंट वाली कंपनी हमें आज तक दिखी नहीं है, लेकिन हो सकता है मेरी निगाहों में ना हो। इससे चाहता है अगर इंडिया से वो कश्मीर का राग ना गाए, 370 का ना गाए, तो वो $3 बिलियन तो LIC से ही ले सकता था। इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जरूरत नहीं थी, $3 बिलियन तो LIC ही दे देती उसको। तो यानी जहां पे इस किस्म की बाइंडिंग्स हो, इतनी जंगों की बातें तो की जाती हैं, जंगें लड़ना मुश्किल तरीन हो जाए कि चीन उससे अपसेट ना हो और पाकिस्तान को वो कहे कि S-400 आ गया। अब S-400 का सुन लीजिए, S-400 की तरह के बहुत सारे सुपीरियर सिस्टम्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स हमेशा से इंडिया के पास रहे। इंडिया का अगर पलड़ा भारी रहा है पाकिस्तान एयरफोर्स के मुकाबले में, तो हमेशा उनके ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स में रहा, क्योंकि उनके पास रूसी निज़ाम के जो सिस्टम्स आते थे वो बहुत हाईली कैपेबल सिस्टम्स थे।